तो टॉप 15 में मेक उन्होंने किया होता है। इनके कहीं ना कहीं जो जजेस बैठे हुए हैं उनसे मैं नाम जोड़ पा रहा हूँ। बेसिकली रफ्तार भाई से मैं नाम जोड़ पा रहा हूँ। MC हीम वाज सिलेक्टेड। MC हीम ने उस टाइम पे AR रहमान सर के लिए गाने कर रखे थे। पहला वाज सिलेक्टेड, XZ वाज सिलेक्टेड, वाइड था, फिराक भाई थे 21 के मिड में। मैं कहा भैया अगर मिक्सिंग ईयरफोन पे कुछ हो पाता तो बहुत उपकार हो जाता आपका। तो फिर रफ्तार भाई ने सीधा एड्रेस पूछा एंड उस टाइम क्या अभी तक के सबसे वन ऑफ द बेस्ट मिक्सिंग ईयरफोन्स है ऑडियो टेक्निका M50X। स्ट्रेट अप मेरे घर आते हैं। मतलब मैं साइको के स्टूडियो पे ही था जब जिस रात को ये गाना वायरल होने वाला था और मेरी कॉल पे एक दोस्त से बातचीत चल रही थी। इतने में नोटिफिकेशन आती है कि परमीश वर्मा शेयर्ड योर ट्रैक। Hey guys, what's up? My name is Kanthasri. So today we have Rosh Music in the house. भाई कैसे हो? What's up guys? I'm all good and hello कंठस्त्र भाई कैसे हो आप? Sorry मैंने लेफ्ट हैंड शेक करा है. I'm really sorry. मैंने राइट मैं भी चूत गया हूँ। और क्या चल रहा है? भाई सब कुछ फिलहाल तो सॉर्टेड चल रहा है एंड अच्छा चल रहा है। और आप बताएं आपकी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है? बस जी हमारा तो जैसा था वैसे ही है अभी तक तो। हाँ बट हाँ सॉरी आई एम सॉरी कुछ एक चीज़ है जो जब तक पॉडकास्ट बाहर आएगा मे बी यू गाइज विल आप लोगों को पता लग जाएगा वो चीज़। और बताओ मतलब कैसा गर्मी वर्मी ये वो दिल्ली वेदर? यार ब्रो देखो गर्मी और दिल्ली का बहुत पुराना नाता है। आई एम सॉरी मैंने कैमरे में देख के बोल रहा था, मैं अभी तक आपको देख के बोलना था मुझे। कोई बात नहीं। दिल्ली एंड गर्मी का हैंड टू हैंड जाता है तो अभी लगी पड़ी है बेसिकली। बिना एसी का काम नहीं चल रहा है भाई। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा सा आपकी जर्नी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा चलते हैं आपके पहले वाले दिनों में। You came into the music and I have heard your song Naan Khatai Flow. To be honest, musically and the flow, basically उसमें आप अपने skills मतलब पोर्ट्रे कर रहे हो। Yes sir. That I liked, मतलब कि दिख रहा है उसमें कि हाँ भी कुछ म्यूजिक निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली अगर हम बैक इन द डेज लेके चले तो मेरा ये स्टाइल नहीं था जो मैं अभी कर रहा हूँ नान कढ़ाई फ्लो एंड इससे पहले जितने भी आए हैं ये स्टाइल नहीं था। तब तो बहुत क्या बताऊँ डार्क लिखता था मैं। डार्क इन द सेंस मेरे म्यूज़िक सीन में आने की वजह बहुत डार्क रही थी। दैट्स वाई वो राइटिंग पे भी झलकता था। अच्छा। तो लेकिन लाइक 2016 में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तब मैं सिर्फ लिखता था, रिकॉर्डिंग वगैरह का कुछ नहीं पता था मुझे। ओके। सो आई स्टार्टेड राइटिंग और मेरे म्यूजिक सीन में आने की बेसिकली वजह थी माय मदर। ओके। ठीक है 2015 सितंबर माय मदर पास्ट अवे। ओके। तो वहाँ से मैं काफ़ी अकेला रहने लगा और वहाँ से फिर मैंने मतलब रैप तो ऑब्वियसली हमने पहले से भी सुने थे, सबने वो माइंड में था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन उस चीज़ को लेके एंड उस इंसिडेंट को लेके उसके अराउंड मैं कुछ ना कुछ लिखने लगा। मैं लाइक वो सितंबर में पास हुई तो उसके बाद के जो 4 महीने थे तो वो बहुत ही अकेला फेज रहा मेरे लिए। लाइक दोस्तों से नहीं मिलना, जिंदगी में पहली बार मैंने बाल कटवाए थे। मेरा लाइक मुंडन वगैरह भी नहीं हुआ था शायद। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं गंजाता भी हुआ था जब माय मदर पास्ट अवे। तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत लाइक वो बालों का बहुत इमोशनल कनेक्शन था। होता भी है। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी अकेला कर दिया उस फेज ने। वहाँ से फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। वो मदर वाले इंसिडेंट कह रहा हूँ वो बहुत डार्क था, बहुत डार्क था। वो मेरी अंदर की चीज़ें थी। जैसे होते नहीं बच्चे लोग या फिर टीनेजर्स स्क्रिबल करते हैं, राइटिंग करते हैं डायरी में। सबकी एक पर्सनल डायरी होती है। मेरी भी वो डायरी थी लेकिन वो रैप्स के अराउंड थी। सेम थिंग्स लेकिन राइमिंग्स में। तो वो चीज़ थी, वो कभी बाहर नहीं आई। फिर मेरे को ये डिस्कवर हुआ कि नहीं यार ये तो मैं लिख सकता हूँ। आई हैव द स्किल्स टू राइट। मैंने कहा नहीं एक काम करते हैं, ये चीज़ें तो नहीं आ सकती बाहर, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। तो कुछ ऐसा निकालते हैं जो लाइक मेरे को निकालना तो था ही। कुछ ऐसा निकालते हैं जो सब एक्सेप्टेबल हो। तो उस टाइम पे क्या चलता था ना 2016-17 के अराउंड मिलिंद गावा चल रहा है। हाँ। और हनी सिंह का चल रहा था, मतलब इफेक्ट तो रहता ही है, बादशाह भैया एंड हनी सिंह, रफ्तार एंड ऑल ब्लैक वगैरह चल रहा है। तो उसका इफेक्ट था मेरे पे। देसी हिप हॉप ही सुना है मैंने। फिर वो सुन के तब मैंने अपना पहला गाना निकाला। उसका मौका मिला मुझे
2017 में मिला मुझे पहला मौका ओके माइक पे आने का। हाँ तो मैंने कमर्शियल गाना निकाला। हाँ आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोग उससे फेमिलियर होंगे या नहीं। हम्म तो पहला मेरा गाना आया, पंजाब में जाके मैंने एक भाई थे उनके पास जाके रिकॉर्ड किया। हम्म तो उसका नाम था 3 अक्षर। 3 अक्षर अच्छा मतलब 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स हाँ तो पहला ही वर्स मैंने लाइक पंजाबी में किया। हम्म वो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए बहुत नई फीलिंग थी, बहुत अजीब फीलिंग थी कि मैं हमेशा से हिंदी में करता आया हूँ। हाँ हमेशा से क्या मतलब, पहली बार मतलब जब तक मैंने राइटिंग करी थी तब तक तो मैं हिंदी में ही कर रहा था। पहली बार माइक पे आया और वो पंजाबी में है। हम्म लेकिन उस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में पंजाबी वेव थी, अभी भी है। अभी भी है हाँ पंजाबी म्यूजिक इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन द दिल्ली एनसीआर सीन। हम्म यहाँ बहुत सुना जाता है। तो गाना रिलीज़ हुआ एंड कमेंट सेक्शन उसका आज भी जाके देखोगे गाने का, तो उस टाइम के लोग, मेरे कॉलोनी के लोग इतने खुश थे उस चीज़ को लेके, उन्होंने जाके स्पैम कर रखा है वो कमेंट सेक्शन पूरा। अच्छा आज भी जाके देखो मेरा ही नाम चमक रहा है उसमें पूरे में। तो वो बहुत खुश थे, मुझे कंधे अंधे पे बिठा के घूम रहे हैं गलियों में एंड ऑल। हम्म तो दैट वाज होल सीन अराउंड मेरी स्टार्टिंग की जर्नी के अराउंड। दैट वाज वेरी हैप्पी एंड ऑल। समझ रहे हो, डार्क फेस से शुरू होके हाँ रिलीजिंग पे एक हैप्पी हैप्पी चीज़ बाहर आई और उस चीज़ को लेके बहुत खुश थे लोग। हाँ और मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश हुए कि नहीं लड़का कुछ तो, मतलब 2017 में क्या ही होता है। 17 में मैं पंजाब जाके रिकॉर्ड किया और एक रिकॉर्ड लेबल पे आया था ये गाना। ओके इंडिपेंडेंट भी नहीं आया था, रिकॉर्ड लेबल पे था। तो दैट वाज अ बिग थिंग। आपका फर्स्ट सॉन्ग ही रिकॉर्ड लेवल पे मेरा है पहला ही गाना रिकॉर्ड लेबल पे आया था किसी कंपनी के थ्रू। एंड हाउ डिड दैट हैपन मतलब मैं बताता हूँ। जो गाना था 3 अक्षर, वो था, सिंगर था भाविन, भाविन सूद भाई थे। तो मेरा क्या हिसाब था, जब मेरे को पता लग गया कि मेरी राइटिंग स्किल्स हैं, मैंने क्या किया उस टाइम पे, फेसबुक बहुत, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह तो सीन में नहीं था, फेसबुक था। फेसबुक पे मैं सारे सिंगर्स को जाके हिट करता था कि हेलो भैया मुझे एक चांस दे दो, समझ गया मैं एक रैपर हूँ, हाँ ऐसे ऐसे। मैंने पूरी एक वो बना रखी थी, लाइक क्या कहते हैं उसे, मैसेज। उसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता था हर सिंगर के उसमें, जो भी उस टाइम पे पॉपिंग सिंगर होता था। तो सरप्राइजिंगली भाविन भाई के नोटिस में आ गया वो। अच्छा तो भाविन भाई के लिए और वो गाना उनको फाइनलाइज करके उसी वीक में डन करना था। तो मैंने मैसेज किया भाविन भाई को। भाविन भाई कह रहे तू आजा भाई पटियाला आ तू, और अभी के अभी हमें ये इसी वीक में गाना रिलीज करना है, तो इसी वीक में रिकॉर्डिंग, शूट एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब करना है। और मैं था छोटा भाई बिल्कुल, और बंदा दाढ़ी भी नहीं निकली है। जाना है कहाँ से भाई, यूपी से पटियाला जाना है। और घर वाले ने कभी भाई मेरे को 150 रुपये दे के बाहर भी नहीं भेजा है, ये पटियाला कैसे जाऊँ। तो मैं छोटा था, अपने साथ 2 दोस्त और लेके, जो मेरे से थोड़े बड़े दिखते थे, भाई निकले वहाँ से, घर से पटियाला पहुँचे। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा। एंड मैं सब कुछ देख के भाई मैं बहुत खुश था कि भाई मेरी कला कहाँ लेके जा रही है मुझे। समझ रहे हो, यूपी के एक छोटे से गांव से उठ के, एंड बता दूं जिनको नहीं पता है, मैं आता हूँ भाई गाजियाबाद के लोनी शहर से। तो लोकेलिटी के हिसाब से समझ रहे हो, एक लोनी का लड़का जा रहा है पटियाला, पहला ही गाना बहुत छोटी सी उम्र में बिना दाढ़ी के रिकॉर्ड करने। बहुत फेमस है लोनी आसपास में बहुत फेमस है। अच्छा जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी लोकेलिटी थोड़ा सा माइक अपने पास ले लो। अच्छा अच्छा जहाँ मतलब लोकेलिटी में बैठे उसके हिसाब से फेमस है, लेकिन ऑल ओवर दिल्ली इतना नहीं जानती। तो ये हुआ, वहाँ जाके मैंने पहला गाना अपना रिकॉर्ड किया। एंड उसके अराउंड भी एक स्टोरी है भाई कि रिकॉर्ड तो कर दिया हमने, और जिस दिन शूट डे था उस दिन भाई साहब रात को मीठा खा लिया और यहाँ पे एक दाना निकला है बहुत मोटा। अच्छा मेरा फेस सूज गया इधर से, ऐसा हो गया। तो अब भाई डायरेक्टर भाई साहब ने निकाली एक तरकीब कि भाई तेरा लेफ्ट प्रोफाइल से शूट करते हैं पूरा का पूरा। तो आज भी वो गाना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, 3 अक्षर, आप जाके देखेंगे उसकी वीडियो, लेफ्ट साइड से शूट हो रखी है मेरी पूरी। अच्छा। और वो इसीलिए क्योंकि मेरा राइट साइड सूजा हुआ था बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी क्रिएटिव। वहाँ जाके मेरा पहला गाना डन हुआ और वहाँ से हम फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। ओके ऑलराइट। सो हु ऑल आर देयर इन द फैमिली? अब कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में तो वैसे मेरी टोटल फैमिली मेम्बर हैं, लाइक मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, एक मेरा छोटा भाई है। आई वॉज द 3rd चाइल्ड। ओके।
और मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो रखी है, उनके बच्चे हैं और अच्छे खासे बड़े हैं भाई, लाइक 9th 10th में आ रखे हैं सब। तो बहनें दोनों सेटल्ड है अपनी घर में। फैमिली में अभी जो हमारे पर्सनली मतलब जो घर में रहते हैं हम 3 जने रहते हैं, मैं हूँ, छोटा भाई है, पापा है। ओके। एंड वी 3 मैनेज ऑल द स्टफ्स। ओके। I will not go deep into that. मतलब मैं ज़्यादा deep नहीं, because that is very personal. But you said that कि dark phase से starting हुई है उस चीज़ की ना, and after मतलब आपके जैसे मदर की पासिंग हुई उसके बाद से, तो actually मतलब what triggered inside you कि I have to, ठीक है आप पहले म्यूजिक में थे, you were writing as you said कि आप राइटिंग चल रही थी आपकी, बट उसके बाद क्या ऐसा मन में आया कि now I have to go, मतलब यही मेरी विजन है और मेरे को यही करना है? एक्चुअली जब राइटिंग कर रहे थे ना उस बेसिकली मेरे अंदर ये था कि जो अंदर चल रहा है वो लिखना है। ओके। दोस्त इतने थे नहीं मेरे, मेरा दोस्त था कलम और डायरी और उठाओ और लिख दो। तो जैसे आप लोग जाते हो दोस्तों को बताते हो ना कि भाई आज ये हो गया, पैर में चोट लग गई एंड ऑल, मतलब काइंड ऑफ पर्सनल थिंग्स शेयर करते हो। मेरा दोस्त था, मेरा पेन और डायरी, मैंने जाके उसको उसमें लिखता था, मुझे सुकून मिलता था शेयर करके। ओके। तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया कि ये राइट किया जा सकता है। तो देसी हिप हॉप तो मेरे अराउंड था ही, बीफ भी थी माफिया मुंदीर की। तो उस चीज़ ने ट्रिगर किया कि ये लोग भी तो बहुत पर्सनल चीज़ें ही बोल रहे हैं आपस में। तो जब ये बात ही तो है, तो उस चीज़ ने रैप को ट्रिगर किया कहीं ना कहीं। ओके। कि दिस इज राइटिंग एंड जो ये लोग कर रहे हैं इसको रैप कहते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं भी कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। दिस इज ईजी, इसमें सुर नहीं लगाने, इसमें रिदम चाहिए, पोएट्री थी मेरे पास। ओके। एंड फिर चलो मतलब थोड़ा माहौल अब लाइट करते हैं, इट इज लाइक है ना थोड़ा सा वो हो गया। फिर मेन स्ट्रीम बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट योर मेन स्ट्रीम, ठीक है आपका फर्स्ट सॉन्ग आया 3 अक्षर, उसके बाद यू केम बैक, यू वर्क, मतलब मैं आई एम एंटिसिपेटिंग कि आपने फिर अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया होगा। एंड आपका एक उसी टाइम पे कोई एक सॉन्ग था जो कि वायरल भी गया है। राइट। हाँ, तो वो फिर कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है? वहाँ से आने के बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने पर्सनल लाइक डेवलप करना शुरू किए। मुझे पता लगा कि कैसे काम चालू होता है एंड ऑल, ये सब सीखा। अपने गाने पर्सनल काफ़ी बनाए, फ़ोन से रिकॉर्ड करके एंड ऑल, जो करते थे सारे, मतलब समझ रहे हो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जितने भी थे वो सब करते हैं, फ़ोन से रिकॉर्ड करके डाला एंड ऑल, वो सब तो चलता रहा। उसके बाद हम आते हैं 2019 में, वो सब था 2017 चला गया, 2018 में प्रिपरेशन निकल गई सारी। अब मुझे 19 में मिलता है चांस, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट शॉट। तब 2019 में पहली बार टेलीविज़न इंडस्ट्री में आता है रैप बेसिकली रैप के लिए एक रियलिटी टीवी शो। उसका नाम था MTV हसल। पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं ठीक है, वी आर जस्ट हाँ कोई बात नहीं, जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हिसाब से तो पता नहीं। तो उस टाइम आता है MTV हसल एंड मेरे थे 300 सब्सक्राइबर्स। मैं गया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को कॉल आया वहाँ से, भाई नॉर्मली अपनी पैंट शर्ट पहनी है मैंने, वहाँ गया हूँ एंड वहाँ पे जाके दिल्ली में ऑडिशंस थे, ऑफलाइन ऑडिशंस होते हैं, ऑनलाइन तो कुछ भी ऐसा, मतलब वो वूट वूट वाला तो वो तो बाद में आया था। पहले सीजन में यही था कि कॉल आई और कॉल पे आने पे आपको ग्राउंड ऑडिशंस पे जाना है, और पहले 2-3 राउंड होते थे और वहाँ पे जाके क्लियर करना आपको, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा मुंबई आ रहे हो या नहीं। करेक्ट। तो वो सीन हुआ, मेरे थे 300 सब्सक्राइबर्स। मैं क्या चांस मिलेगा यहाँ पे, मैं अपने आप को आजमाने गया था कि कंपटीशन क्या है, फॉर द एक्सपीरियंस कंपटीशन क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं एंड ऑल। तो वहाँ पे गया मैं ऑडिशंस में, और ऑडिशंस में काफ़ी अच्छे नाम आ रखे थे भाई। आगोर भी थे, आगोर को इफ़ यू नो, इक्का भाई, मतलब आई नो, हाँ। आगोर भाई थे एंड शब्दाचारी, सौरभ आचार्य, मतलब ये सब वहाँ पे मिले थे मेरे को। एंड सरप्राइजिंगली उस टाइम पे जो अंडरग्राउंड था ना, वो एक दूसरे को सब जानते थे, भले ही 50 व्यूज आ रहे थे, लेकिन पर्सनली सब एक दूसरे को जानते थे। तो वो लोग भी मेरा नाम जानते थे। अब वहाँ गए, वहाँ पे लाइक टॉप 15 सिलेक्ट हुए थे दिल्ली से, नहीं टॉप 20 सिलेक्ट हुए थे आई गेस, जिनको ट्रैवल वगैरह इन्होंने करवाया था, वाईकॉम ने। वहाँ से सिलेक्शन हुआ। सरप्राइजिंगली एक रात पहले मुझे कॉल आता है, उन्होंने बोला कि आप टॉप 100 में हो। ओके। मैंने कहा ओके,
टॉप 100 का मतलब ये नहीं आप मुंबई आ रहे हो। हाँ हाँ समझ गया मैं। उन्होंने बोला मेरे को टॉप 100 में आप हो। मैंने कहा ओके। मैंने कॉल रखा, मैंने पापा को बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे सीन है, देखो मैंने एक शो का वो दिया था ऑडिशन। तब मैंने पापा को बताया कि ऑडिशन दिया है और 100 में मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, अगर हम लोग फाइनलाइज होते हैं तो मुंबई जाना पड़ेगा। फिर पापा कह रहे कि तू ऐसा सा तो है, मतलब समझ रहे हो कि दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है एंड ऑल, तू कहाँ मुंबई जाएगा। मैं कहा चलो उस चीज़ को देख लेंगे, पहले देखते हैं कि सिलेक्शन होता है नहीं होता, वो बात की बातें हैं। थोड़ी देर बाद 1 घंटे के अंदर ही एक और कॉल आता है कि आप टॉप 50 में हो, लाइक उन्होंने शॉर्टलिस्ट और किए और आप टॉप 50 में हो और अब आप मुंबई आ रहे हो। ओके। तो मैं तो भाई मेरे फूले नहीं सवारे। मैं बहुत खुश हो गया कि भाई लाइफ इतनी जल्दी इतना सारा बढ़िया चांस दे रही है तो मज़ा आएगा, लेकिन इतना भी नहीं। मैं पहले दे दूं एक क्या कहते हैं उसे, स्पॉइलर अलर्ट दे दूं, इतना भी अच्छा नहीं हुआ लाइफ ने मेरे साथ, मज़े नहीं दिए। तो वहाँ से फाइनलाइज हुआ एंड जैसे तैसे लड़ झगड़ के पापा से पैसे लिए, मैंने कपड़े वपड़े लेके आया। उन्होंने उस टाइम, अभी तो ये है कि हसल देता है सब कुछ, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, प्रोडक्शन बजट उतना नहीं था, कपड़े जूते तुम्हें खुद के लाने पड़ते थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 2 राउंड्स के लिए एटलीस्ट कपड़े लेके आओ, जूते लेके आओ, पैसे लेके आओ, ठीक है। तो ये सब मैंने भाई जैसे लड़ झगड़ के इकट्ठा किया एंड निकले वहाँ से, मुंबई पहुँचे। मुंबई में जाते हैं तो जितने भी ये हसल 1 के कंटेस्टेंट है, बेला हो गया, किंग हो गया, ये सब, श्लोका वगैरह, नितेश भाई मेरा रूममेट था एंड नितेश आका निक, अगर आपको पता हो तो। इन सब के साथ ऑडिशंस थे। पहला बैच, जो सबसे पहला बैच था ऑडिशन के लिए, फाइनल ग्रैंड ऑडिशन के लिए सबसे पहला बैच था वो हमारा था। ओके। जो शुरुआत के 15 बंदे गए थे वो हम ही गए थे। अच्छा। मेरा आई थिंक सेकंड लास्ट था, सेकंड या थर्ड लास्ट था, आई डोंट नो। मतलब पूरे इंडिया से टॉप 15 जो सिलेक्ट हुए, दिल्ली के टॉप 15। अच्छा, दिल्ली के टॉप 15। ओके। दिल्ली के टॉप 15 यहाँ से सिलेक्ट हुए, हाँ, वहाँ पे पहुँचे। हाँ, फिर वहाँ पे पूरे इंडिया से आके, हाँ ठीक है, होटल में पूरे इंडिया से आके एक एक बैच बने। हाँ ठीक है। अब एक बैच में 15 बंदे हर जगह के हैं उसमें, समझ रहे हो कि कोलकाता से भी है, बंगाल से भी है, हर जगह से एक बंदा उठा के 15 बंदों का एक बैच बना है। अब इन पहले बैच का ऑडिशन होने वाला है, जो टीवी राउंड है, रिकॉर्ड होएगा। तो उसमें पहला राउंड मतलब चालू होता है, सबसे पहले हम ही थे, तो हमारी तो भाई फुल फटी हुई थी, पता नहीं क्या होने वाला। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था कि टीवी पे जाने वाले हैं भाई हम। तो बहुत बड़ी चीज़ थी सबसे पहले तो। एंड हम देख रहे थे कि कौन कौन जाने वाला है, कैसे कैसे जाने वाला था। स्टेज पे जजेस थे 3, चौथे भी थे, 3 जजेस मेन थे, न्यूक्लिया, राजा कुमारी, रफ्तार भाई, एंड 4th जो थे गेस्ट जज वो थे नेजी दबा। तो ये 4 जने थे, पहली बार टीवी राउंड, और इतने बड़े बड़े नाम इनके सामने जाके परफॉर्म करना है। एक एक करके गए लोग, नंबर सबके आते गए, फिर आता है मेरा नंबर। मैं बहुत नर्वस हो के चढ़ता हूँ स्टेज पे। राजा कुमारी वॉज द फर्स्ट वन, वो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल करती हैं कि इजी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे नेचुरली हो वैसे रहो। ओके। न्यूक्लिया भाई वेरी सपोर्टिव, रफ्तार भाई काफ़ी कंफर्टेबल कर देते हैं, यू नो, उनसे मिलके ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम पहली बार मिल रहे हो। तो फिर मेरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है, बाय गॉड। वहाँ पे अच्छी गई, सब कुछ अच्छा हुआ। एंड रफ्तार भाई फिर परफॉर्मेंस खत्म होती है, सबने अपने अपने रिमार्क्स शेयर किए। न्यूक्लिया भाई वो कॉल बटन दबाते हैं, उस टाइम पे कॉल बटन थे, अगर तीनों किसी को मिल जाते तो वो चला, लाइक वो तुरंत ही ग्रैंड, लाइक कुछ तो गोल्डन बजर टाइप शिट था वो, तो उसमें सिलेक्ट हो जाता है वो डायरेक्ट टीवी के लिए। तो मेरे लिए न्यूक्लिया भाई दबाते हैं, अगर कोई एक दबाता है तो शायद उसकी टीम में आने के लिए था वो, कि ये बंदा मुझे चाहिए। न्यूक्लिया भाई दबाते हैं वो, एंड राजा कुमारी बहुत अच्छा मेरे को कमेंट पास करती हैं। और रफ्तार भाई भी, रफ्तार भाई का फिर नंबर आता है, रफ्तार भाई शेयर करते हैं कि परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छी लगी, राइटिंग वाज वेरी गुड। उनका बेसिकली ये था कि तेरी उम्र छोटी है लेकिन तेरे वर्ड्स बहुत बड़े हैं,
ओके। रफ्तार भाई का ये कमेंट था, मुझे हमेशा याद रहेगा कि तेरी उम्र बहुत छोटी है लेकिन तेरे वर्ड्स तेरी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। राइटिंग में उनको ये दिख गया था। फिर रफ्तार भाई का मेन तुरुफ का इक्का निकालते हैं वो, और मेरे फॉर्म पे लिखा हुआ था कि आई डोंट डू फ्री स्टाइल्स। हमने बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख के दिया था कि फ्री स्टाइल्स हम नहीं करते। फिर इस चीज़ का रोड़ा बना वहाँ पे, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले वालों के साथ भी। अच्छा। जब हमने फॉर्म में लिख दिया है आई डोंट डू फ्री स्टाइल्स, रफ्तार भाई ऑन स्टेज मुझसे कहते हैं चल ठीक है फ्री स्टाइल करके दिखा। चल के दिखा। दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी भाई। उस चीज़ के लिए मना कर दिया हमने, भाई साहब नहीं हो पाएगा ये चीज़, मैं लाइव टीवी पे इतनी बड़ी स्क्रीन पर करते हुए बहुत गंदा लगूंगा भाई, रहने देते हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने नहीं किया, बहुत गंदा किया। लाइक उन्होंने मतलब वो चीज़ ही बहुत डिफरेंट है। फ्री स्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्री रिटन रैप्स। और तुम्हारे सामने नेजी बैठा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ब्रो? तुम्हारे सामने नेजी बैठा है और तुम मेरे से फ्री स्टाइल करवा रहे हो। तो उस चीज़ को लेके वहाँ पे मेरे को रिजेक्ट नहीं किया। तो वो सिर्फ एक फ्री स्टाइल वाला जो पॉइंट था उसको याद रखना, वहाँ पे मुझे रिजेक्शन नहीं मिलती। उन्होंने कहा ठीक है स्टैंड बाय में हो आप, अगर मान लो नहीं सिलेक्ट होते हैं टॉप 15 तो हम तुम लोग को चांस देंगे। ठीक है। वहाँ से होके डन होता है, हम लोग पैक करके निकलते हैं वहाँ से। और बेसिकली यही होना था, वहाँ पे होने थे और वापस आना था। फिर आपको पता चलेगा कि आप लोग टॉप 15 में हो या नहीं हो। वहाँ होके निकलते हैं, वापस आते हैं, कॉल नहीं आती है, ऑब्वियसली कॉल नहीं आती है। तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है फिर अच्छा ये सीन था। अब क्या होता है, अब आपने जो पॉइंट उठाया था मेरा मोस्ट वायरल सॉन्ग, वो था MTV हसल के लिए डिस ट्रैक। मतलब सबसे पहला। एग्जैक्टली। हाँ। तो अब इस पे आते हैं, आपको मैंने बैक स्टोरी दे दी। तो अब मैं जब वापस आके देखता हूँ कि फाइनलिस्ट कौन कौन है जिन्होंने टॉप 15 में मेक किया है। तो टॉप 15 में मेक उन्होंने किया होता है जिनके पहले से ही थोड़े से प्रोमिनेंट नेम थे, जिनकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग थी। मतलब हाँ, फॉलोइंग मार्केट था, फॉलोइंग थी। एंड जिनके थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मैं पूरा पहले नाम जोड़ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो जजेस बैठे हुए हैं उनसे मैं नाम जोड़ पा रहा हूँ। बेसिकली रफ्तार भाई से मैं नाम जोड़ पा रहा हूँ। तो मैंने उस चीज़ को लेकर एक डिस ट्रैक बनाया। लाइक MC हीम वाज सिलेक्टेड। MC हीम ने उस टाइम पे AR रहमान के लिए गाने कर रखे थे, सॉरी AR रहमान सर के लिए गाने कर रखे थे। तो MC हीम वाज सिलेक्टेड, ठीक है। बेला उस टाइम पे रागा को डिस करके काफ़ी ज़्यादा उसमें था, वो लाइमलाइट में था, नंबर्स अच्छे खासे थे बेला के। सो बेला वाज सिलेक्टेड। और उस टाइम पे बीफ नहीं हुई थी मुफाड़ और रफ्तार भाई के साथ में, ठीक है। दैट वाज ऑल्सो गुड, मतलब ऑब्वियसली। और मुफाड़ के साथ गाना आ रखा था एक्जी का, एक्जी वाज सिलेक्टेड। और कौन कौन थे, वॉइड था, वॉइड के जी म्यूजिक से गाने आ रखे थे काफ़ी। और रफ्तार भाई उस टाइम पे जी के आर्टिस्ट थे। दैट वाज वॉइड वाज सिलेक्टेड। और भी ऐसे मतलब बहुत सारे नाम थे। और अक्षय जैक करके एक बंदा था, और फिराक भाई थे। तो ये दोनों बंदे सिलेक्टेड थे। और दिल्ली वाली बातचीत जो रफ्तार भाई का गाना है, ये दोनों फीचर्ड थे उसकी वीडियो में। ये दोनों सिलेक्टेड थे। तो ये ना समझ रहे हो, उस टाइम पे जो छोटा रोश था उसको ये चीज़ें खटकी कि यार कुछ तो है ना ऐसा, कहीं ना कहीं तो तार में जोड़ पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल रैंडम नेम्स है। एक दो रैंडम नेम्स थे, मैंने उस डिस ट्रैक में उन नामों के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट दिखाई है। किंग रॉको, श्लोका, और एक दो नाम थे ऐसे जिनको मैं मतलब फुल्ली रिस्पेक्ट करता हूँ और जो अपने टैलेंट के बेस पे वहाँ पे खड़े हुए थे। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर किंग रॉको एंड मतलब रिस्पेक्ट तो ओवरऑल सब आर्टिस्ट मतलब सब अपने टैलेंट। मेरे डिस ट्रैक की सबसे पहली लाइन थी कि भसड़ नहीं किसी आर्टिस्ट से कोई, बस शो पे जो चल रहा था मैं वो दिखाने आया हूँ। हाँ, मेरी किसी आर्टिस्ट से कोई भसड़ नहीं है। सारे आज की डेट में भी सारे आर्टिस्टों से बहुत अच्छी बनी हुई है। सब मेरे DMs में मेरे से बात करते हैं। इवन किंग के भी मतलब कमेंट पड़ा हुआ है मेरे गाने के नीचे एंड ऑल। तो इन आर्टिस्टों से मेरी कोई भसड़ नहीं है। सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, सारे आर्टिस्टों की पर्सनली मेरे से कोई ग्रज नहीं।
बस ये शो के लिए था। ओके। वहाँ पे मैंने करा, डिस्ट्रैक्ट करा, डिस्ट्रैक्ट वायरल हो गया, और उस चीज़ से मेरा एक वो इमेज भी बना। बहुत गालियाँ मिली भाई, मैं उस टाइम पे आदी नहीं था गाली सुनने का, मेरे को तो पता भी नहीं था गालियाँ भी पड़ती हैं गाने बनाने के लिए। भाई गालियाँ पढ़नी चालू हुई, गालियों की भाई मालाएं मतलब पड़ रही हैं मुझे, दिन रात टिंग 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 बज रहा है वो। और लगभग लाइक 1,70,000 व्यूज पे गया वो गाना। 300 सब्सक्राइबर्स थे मेरे भाई, 1,70,000 व्यूज गया गाना। तो वहाँ से एक इमेज भी बन गई कि ये रैपर डिस करता है एंड ऑल, और ये सबको ऐसे ऐसे बोलता है। जिनको नहीं समझना था, लेकिन मेरा जो पर्पस था वो था ये बात ऊपर तक पहुँचाना। ओके। मतलब शो तक तो पहुँचा, एटलीस्ट वो पहुँची। मैं अपना चिल कर रहा था रात को, अपना रफ्तार भाई का मैसेज आता है मुझे। रफ्तार भाई ने देख लिया गाना, रफ्तार भाई ने मुझे पहचान भी लिया कि तू तो भाई, तेरे को जानता हूँ मैं, कि वो ऑब्वियसली शो पे मिले थे। रफ्तार भाई ने मुझे मैसेज करे 8-9, तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस थे, मतलब सब में बेसिकली वो काउंटर करना चाह रहे थे। मैंने अपनी बातें भी बताई। मैंने कहा भैया आप वो चीज़ थी, फ्री स्टाइल वाली चीज़ थी, चलो उसको एक साइड रख देते हैं, लेकिन आप लोग इसको नकार नहीं सकते ना आप, कि इनके धागे नहीं बनते आपसे। बनते तो हैं। इस चीज़, ये पास्ट में था, ये ऐसा भी नहीं था कि प्रेजेंट में आप जाके कहीं से कुछ हटा दो, इनके नाम हटा दो, नहीं, आप नहीं कर सकते। तो और जो मेरा डिस्ट्रैक है उसकी वीडियो में अगर आप देखोगे, हर चीज़ का मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। वो लाइफ टाइम पड़ा रहेगा वहाँ पे। वो आप जाके छेड़छाड़ कर दो किसी चीज़ से, वो नाम हटा नहीं सकते। स्क्रीनशॉट सबके पड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं रफ्तार भाई भी एग्री करते हैं। ओके। कि मतलब इस चीज़ के लिए नहीं कि तुम्हारे तार जुड़ रहे हैं एंड ऑल, लेकिन ये कि मेरा जो डिस्ट्रैक्ट था, जो पॉइंट्स मैंने उठाए वो जायज़ हैं, वो नाजायज़ नहीं है। वो भले ही कुछ कनेक्शन हो ना हो, लेकिन ये चीज़ समझ रहे हो आपकी, एट द एंड इन लोगों ने वो चीज़ को कंसिडर करा हो ना करा हो, लेकिन मैंने पॉइंट आउट करा, वो गलत नहीं था। कि मैं जैसे सोचूंगा आप लोग नहीं सोच सकते, आप लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते कि मैं किस तरह से सोचूंगा। समझ रहे हो? अगर आपका कोई मौसी का लड़का है, वो आके बहुत अच्छा रैप करता है, आपने सिलेक्ट कर लिया, ये चीज़ ये फैक्ट नहीं बदल देगी वो आपके मौसी का लड़का है। करेक्ट है। देखने वाले वो ये नहीं देखेंगे कि उसने रैप कैसा करा, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि वो मौसी का लड़का है तुम्हारी। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। बट फैक्ट ये भी तो है ना कि वो रैप अच्छा करता है। वो रैप अच्छा कर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों पॉइंट्स हैंड टू हैंड जाते हैं। आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को। मैं नेग्लेक्ट ये नहीं कर सकता कि उन्होंने रैप बेकार किया, क्योंकि उनके ऑडिशंस तो पड़े हुए हैं। रैप वाज गुड, इन लोगों के रैप अच्छे थे, सबके नहीं कह सकता मैं। शेटी शाह वाज सिलेक्टेड भाई, शेटी शाह, कम ऑन मैन। तो ऐसे भी आर्टिस्ट थे जो नहीं डिजर्व करते थे वहाँ पे होना। ओके, सो नाउ वी आर सिटिंग इन 2025। आपने 2019 की ये बात चल रही थी, अब आपकी क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे? वाज दैट राइट, वाज दैट रॉन्ग, या यू आर स्टिल? दैट वाज चाइल्डिश मेरे भाई। अच्छा, दैट वाज चाइल्डिश। अगर मैं वापस जा पाऊँ टाइम में और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ सोचूं, आई डिडंट हैड टू डू दैट। मुझे नहीं करना था वो। वहाँ से लर्निंग्स लेके निकलनी थी, वापस आके अपना काम डबल कंसिस्टेंसी के साथ चालू करना था। ठीक है, उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता था कि इसका नेक्स्ट सीजन आएगा नहीं आएगा। उस टाइम पे तो ये वन एंड ओनली थिंग थी, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हमें नहीं पता था कि एक वो जरिया बन जाएगा रैपर्स के उठने का। ठीक है, वो चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हाँ भाई हर साल एक शो आ रहा है। अभी के लिए नहीं कह सकते इसे, क्योंकि 2024 में जो भसड़ हुई है इस शो के अराउंड, दैट वाज वेरी वेरी रॉन्ग। तो उस टाइम में अगर मैं बैक इन द टाइम जाके खुद को बता पाऊँ कि ये नहीं करना है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं कि मुझे कोई नुकसान झेलने पड़े हैं एंड ऑल, मैं अपनी पर्सनली वो बता रहा हूँ। हाँ, मतलब अपने मॉरल वैल्यू के हिसाब से। हाँ, मुझे एक इमेज नहीं बनानी कि ये लड़का डिस रैपर है, क्योंकि आई हैव डन वेरी वेरी लाइक गुड वर्क उसके मुकाबले में। भले ही उसको 1 लाख 1.5 लाख व्यूज ना मिले हों, लेकिन जो मैंने काम किया बैक इन द लाइक 2024 और 25 में अगर मिला लो आप, 23 में भी मिला लो, 2023, 24, 25, ये 3 प्रोमिनेंट ईयर्स हैं मेरी लाइफ के, अभी तो चल रहे हैं। इनमें बहुत अच्छा काम डाला हुआ है मैंने, और मैंने यहाँ से ना म्यूजिक को सीरियसली लेना चालू किया, ये आप कह सकते हो। 2019 हसल के बाद से?
हसल के बाद से नहीं, 2023 से। हसल हसल के बाद, हसल वाज अ सेटबैक, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया मैंने, खुश हो गया मैं कि हाँ भाई व्यूज बहुत आ गए, गाना कुछ नहीं डाला उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब ये समझ लो उसके बाद हाँ एक चीज़ आती है कि मैंने और चीरफाड़ ने मिलके 2020 में ट्रैप मेटल इंट्रोड्यूस किया देसी हिप हॉप में। हाँ, मतलब यू आर वन ऑफ द पायनियर, जो मेरे को अभी साइको भी पीछे बैठे हुए हैं, जो साइको के थ्रू मेरे को पता लगी है कि यू एंड चीरफाड़ आर द पायनियर्स ऑफ दैट ट्रैप मेटल का। हाँ मतलब पायनियर्स अगर आप इन द सेंस ये बोलो कि जिन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस ही करवाया, मेरे लिए तो वही पायनियर है, ठीक है। तो इन द सेंस यस, मेरा गाना वन ऑफ द बिगेस्ट था, क्योंकि वो मतलब ऐसे मेरे XXX टेंटाशियन, मैं उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ओके। तो बहुत पहले से लाइक उसने जब वो गाना रिलीज हुआ था लुक एट मी, तब से मेरे दिमाग में था कि नहीं यार इस पर कुछ तो इंडियन बनता है। तब बूटलेग रिमिक्स रिफिक्स वगैरह बहुत चलते थे। मैं कहा नहीं यार इस पर कुछ तो बनता है इंडियन। तो मैंने क्या करा, पहले चलो चीरफाड़ पे आते हैं। पहले चीरफाड़ ने क्या करा, गाना उसका एक आइडिया था कि मेटल, उसको एक मतलब एक प्रोड्यूसर मिला था राजस्थान से, उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक ट्रैप मेटल एक जॉनरा होता है, ये कर। तो चीरफाड़ ने वो करा, रिलीज कर दिया। उसके बाद वहाँ से मेरे को एक मतलब ये समझ लो कि मेरे पास आइडिया हमेशा था कि टेंटाशन के लुक एट मी का कुछ तो करना है। वहाँ से वोकल टेक्सचर से मुझे आइडिया मिला कि नहीं इसके साथ ये वोकल टोन बहुत अच्छी जाएगी। ओके। बीट उठाई मैंने लुक एट मी की, एंड जो स्क्रीमो रैप होता है वो ट्राई किया, उस पर मैंने एक ड्राफ्ट बनाया। और उस हसल डिस्क का एक फ़ायदा हुआ मेरे को कि जो रफ्तार भाई से मेरी बात हुई थी एंड ऑल, वो काफ़ी पर्सनल और डीप चली गई, समझ रहे हो। तो एक कनेक्शन बन गया रफ्तार भाई का, और वहाँ से मेरे व्हाट्सएप पे आ गए थे वो। तो जब मैंने वो ड्राफ्ट बनाया, मैंने रिलीज से पहले वो भेजा। अच्छा इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे कहानी है एक मिक्स मास्टर की। अच्छा ठीक है। मिक्स मास्टर मेटल का अभी भी ढूंढना मुश्किल है, तब भी मुश्किल था। और मेरे को तब पता चला था कि मिक्स मास्टर जैसी कोई चीज़ भी होती है। अच्छा। तो मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड किया था, मिक्स मास्टर के लिए भेजा। मतलब एक चीरफाड़ का जो उस टाइम पे मिक्सिंग इंजीनियर था, उसको मैंने कहा मैं ब्रो इससे कर लेते हैं। उसने कहा नहीं ब्रो, जब तुम अपने लिए सीरियस होगे, लाइक इस चीज़ को लेके, सिर्फ इस चीज़ को लेके सीरियस हो जाओगे, लाइक ट्रैप मेटल ही अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, तब मैं आपका मिक्स करूँगा। अच्छा ओके। यस। मैं कहा ब्रो महंगा सौदा है ये, मैं कमिट नहीं कर सकता सिर्फ इस चीज़ को लेके, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड। तो मैंने कहा नहीं ब्रो, इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। मैं कहा अगर स्किल है ना, स्किल तो सीखी जा सकती है। मैं कहा लेट्स डू दैट। तो मिक्सिंग के लिए मैंने सर्च करके जैसे तैसे एक ड्राफ्ट बनाया और रफ्तार भाई को भेज दिया। रफ्तार भाई ने कहा, पहला रिएक्शन बताता हूँ आपको। रफ्तार भाई ने स्ट्रेट अप मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, कुछ नहीं बोला उन्होंने, स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट में क्या था, उन्होंने जो मैंने उनको ड्राफ्ट भेजा था, उस ड्राफ्ट को उन्होंने कलमकार के ग्रुप पे भेज रखा है व्हाट्सएप के। ओके। वहाँ पे कृष्णा भाई का रिएक्शन आ रखा है, हरजस का रिएक्शन आ रखा है, रश्मीत कौर का रिएक्शन आ रखा है। ये सब उस टाइम पे कलमकार में थे। इन सब के रिएक्शन फायर वाले थे कि भाई ये कुछ तो नई चीज़ है। वहाँ से रफ्तार भाई का आता था कि ब्रो दिस इज द किलर शिट। और उन्होंने फिर मेरे को पूछा कि मिक्स कैसे करेगा इसे, मिक्स कैसे करेगा। मैं कहा गुरुजी आप ही हो दाता वाता, सिखा दो मुझे। 2019 का छोड़ो, अगला बताओ मैं। अरे रफ्तार भाई इज वेरी गुड ऑन दैट थिंग कि वो पुरानी चीज़ों को भूल जा। वो समझते हैं कि तुम उस टाइम पे उतने मैच्योर नहीं थे, किस जोन में थे और क्या था। हाँ मतलब उस टाइम पे मैच्योरिटी उतनी नहीं थी। हिट करी, जो चीज़ सीखना चाह रहे हो उस चीज़ के लिए वो बंदा भाई टॉप ऑफ द चेन बैठा रहेगा। उसने पूछा मेरे से, रफ्तार भाई ने पूछा क्या दिक्कत है मिक्सिंग में, क्या दिक्कत आ रही है। मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे भाई मेरे को कंप्रेसर का नहीं पता बिल्कुल भी, EQing मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं MI के ईयरफोन्स पे मिक्स करता था, 400 रुपये के आते थे उस टाइम पे। MI के ईयरफोन पे मिक्स कर रहा हूँ, उस पर भाई क्या ही फीडबैक आएगा मुझे नहीं पता। रफ्तार भाई वाज देयर, उन्होंने मुझे करीबन 40 ट्यूटोरियल भेजे पूरी मिक्सिंग के, कि मिक्सिंग स्टार्ट टू एंड क्या होती है।
40 ट्यूटोरियल देखे उन्होंने, मैं पूरी रात में चाट गया भाई, पूरा पी गया उसे घोल के। रफ्तार भाई ने कहा देख लिया ठीक है, अब क्या कर, अब ना मुझे मिक्स करके डेमो भेजना चालू कर उसी गाने के। मैंने भेजा, पहला भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, उन्होंने हर चीज़ में कमी बताते गए कि ये ठीक कर, ये ठीक कर, ये ठीक कर, अटैक इतना रख, डिले इतना रख। एक पॉइंट पे आगे कह रहा है फाइल भेज, मुझे फाइल भेज, मैं मिक्स करके दूंगा। मैंने कहा भैया ये FL पे है और आपका मैक है। कह रहे कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये नहीं चल पाएगा। वो एक पॉइंट पे खुद मिक्स करने के लिए रेडी थे उस गाने को। समझ रहे हो कि बंदा मैं इतना मतलब इतना कोई फेमस नहीं हूँ, डिस कर रखा है उसने, है ना, और लोगों टैलेंट, हाँ लोगों की नज़रों में मैं वो हूँ जो रफ्तार को हेट करता है, लेकिन एट द एंड उन्हें क्या पता बैक एंड पे क्या चल रहा है। वो बंदा मेरे गाने को मिक्स करने के लिए रेडी है। तो फिर क्या करते हैं रफ्तार भाई, एक पॉइंट लगभग 29th मिक्स, 29वां मिक्स मैंने भेजा। उन्होंने कहा कि हाँ ये रिलीज कर सकते हैं, लेकिन सिंस ये एक इंस्ट्रूमेंटल है, यूट्यूब से उठाया हुआ इंस्ट्रूमेंटल था, वो कैरियोके जिसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल है, क्या इस पे इतना ही क्लीन साउंड कर सकता है ये, और तेरे पास मिक्सिंग ईयरफोन्स वगैरह भी नहीं है, तो जितना बेस्ट निकल सकता है यही है। तो या तो इसे अपलोड कर दे, नहीं तो एक काम कर, प्रोजेक्ट स्क्रैप से मुझे भेज, बिल्कुल स्क्रैच से, सॉरी मुझे भेज, मैं मिक्स करके दूंगा। मैं कहा नहीं भैया, इतनी मेहनत आपने करवाई है, सिखाया है मुझे, मैं कहा वी हैव टू डू दिस। 30वां जो स्क्रैच था मैंने अपलोड कर दिया, फाइनल अपलोड कर दिया सेम डे पे, एंड मैं जाके रिलीज़ करता हूँ, सब जगह शेयर कर रहा हूँ। एट द एंड मैंने जाके रफ्तार भाई को लिंक भेजा, रफ्तार भाई को तब तक लिंक नहीं गया है, मैंने लिंक भेजा, और मैं जाके थोड़ी देर 2 घंटे बाद रिक्वेस्ट करने गया। मैं कहा रफ्तार भैया अगर हो पाए तो क्या करो, एक ना कमेंट कर देना। इतनी देर में मैंने ये चीज़ बोली थी, इतनी देर में मेरे को इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आती है, रफ्तार म्यूजिक मेंशन्ड यू इन द स्टोरी। मैं गांड फट गई भाई मेरी, समझ रहे हो। उस टाइम पे स्वाइप अप बहुत फेमस था, तो मेरे को एक ना एक आर्टिस्ट के उस पर स्वाइप अप देखना था। रफ्तार भाई ने वो स्वाइप अप वाली स्टोरी लगा रखी थी भाई, मेरे फूले नहीं सवारे। और भाई मैं 7वें आसमान पर कि रफ्तार भाई ने बहनचो मेरा गाना शेयर कर दिया, और मैं जाके इतने में ही खुश था मैं। इतने में जाके मैंने जाके फिर किसी तीसरे बंदे ने बताया कि भाई जाके एक बार कमेंट सेक्शन तो देख। वहाँ भाई कमेंट सेक्शन में रफ्तार भाई ने कमेंट कर रखा मेरे लिए। मैं कहा पैं फक भाई जीत गया मैं। वहाँ उस रात नींद बहुत मस्त आई मेरे को कि भाई कुछ तो हासिल किया इस लौंडे ने, फ्रॉम मिक्सिंग टू ये एंड ऑल। और इस चीज़ को दिमाग में रखना कि रफ्तार भाई के दिमाग में ये था कि मेरे पास मिक्सिंग ईयरफोन्स नहीं है, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर 21 निकलता है, 21 के मिड में मैं उनको एक बार याद दिलाता हूँ। मैं कहा भैया अगर मिक्सिंग ईयरफोन का कुछ हो पाता तो बहुत उपकार हो जाता आपका क्योंकि मिक्सिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। I liked your way of हाँ मैं ऐसा नहीं बोला था, ये मेरा मतलब ये तो मेरा मैं रियलिटी है मेरी। तो फिर रफ्तार भाई ने सीधा एड्रेस पूछा, एंड उस टाइम क्या अभी तक के सबसे वन ऑफ द बेस्ट मिक्सिंग ईयरफोन्स है ऑडियो टेक्निका M50X। ओके, स्ट्रेट अप मेरे घर आते हैं, एड्रेस पूछा था उन्होंने, 2-4 दिन में घर आ जाते हैं। भाई माँ की आँख, उस टाइम पे 13 या 15 हज़ार के थे वो। उन्होंने भाई वो करवाए, एंड मैंने भाई स्टोरी डाली, कहा भाई अब तुम बस काम देखना। उस टाइम पर रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी उस टाइम पर रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी कि जब मिक्सिंग अच्छे से सीख जाए ना तो मुझे एक बीट बना के भेज दियो, तेरी बीट पे गाना करूंगा। अच्छा। उन्हें क्या पता प्रोडक्शन का पी भी नहीं आता मुझे मैं खाली वोकल इंजीनियर हूँ। बट ही सेंट यू द हेडफोन्स फॉर मिक्सिंग। हेडफोन्स उन्होंने भेजे, वो आज भी है मेरे पे, आज भी मैं उसी पे ही मिक्स करता हूँ। ओके। एंड अभी आपने नानकटाई फ्लो वगैरह सुना, एंड मिडिल क्लास बॉय सुना, वो सब मैंने खुद मिक्स किए हैं, खुद इंजीनियर किए। अब मैं अपने लिए भी करता हूँ, प्लस में प्रोजेक्ट्स भी उठाता हूँ, बाकियों के लिए भी करता हूँ। तो बेसिकली रफ्तार भाई वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय मिक्सिंग करियर, समझ रहे हो। तो वहाँ से ही उठा है, एंड फिर उसके बाद तो लगभग मैं करीबन 50 से ऊपर मिक्सिंग प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, अब तो मेरा काफ़ी अच्छा हाथ है मिक्सिंग में। तो ये थी कहानी रफ्तार भाई से रिलेटेड, एंड कैसे डिस से हम ईयरफोन पे आए,
वहाँ से मिक्सिंग पे आए, कमेंट्स और शेयरिंग वगैरह ये सब कवर हो गया उसमें। ओके तो वैसे व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन सो यू सेड दैट कि ठीक है कि लाइफ ने उतना भी नहीं दिया, बट अभी तक जितना मेरे को मालूम पड़ा है सो लाइफ हैव बीन काइंड टू यू, मतलब बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल है ना। और लेकिन अगर डार्क फेसेस की बात करें सो व्हाट वर दोस, मतलब इफ यू कैन शेयर दैट। मैं ये बताता हूँ आपको कि मैंने सीरियसली कैसे कब लेना स्टार्ट किया। लाइक 2020 भी चल रहा है ना, तो अभी भी मैंने रीफिक्स बनाया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। रीफिक्स बनाया है, रीफिक्स को आप स्पॉटिफाई पे नहीं डाल सकते, वहाँ पे तुम्हें अपनी बीट चाहिए। yep. तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने साइन किया 2023 में। तो ये समझ लो 2023 में मैंने बेसिकली एज एन म्यूजिशियन अपने आप को पैर रखे हैं अच्छे से। मेरा म्यूजिक, मेरा मिक्स मास्टर, मेरा स्टफ ये चालू किया। स्टार्ट 2023 की स्टार्ट मतलब करी मैंने एक ईपी के साथ, लव स्टेजेस। ओके 4 गानों की एक पहली ईपी लव स्टेजेस। बहुत ख़राब मिक्स मास्टर था उसका, इतना भी ख़राब नहीं था पर हाँ गाने अच्छे थे, मिक्स मास्टर ख़राब था। लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे नंबर्स रेक करती है वो करीबन मतलब 1-2 महीने में ही 30,000 स्ट्रीम्स के आसपास थी। अच्छा पूरी ईपी। और स्ट्रीम्स लेके आना इज़ वेरी डिफिकल्ट देन व्यूज़ लेके आना। तो वहाँ से मेरे को अपने आप पे बिलीव हुआ थोड़ा सा कि नहीं ब्रो, म्यूजिशियन तो मैं अच्छा हूँ, गाने में अच्छे बना सकता हूँ। तो ये समझ लो वो जो स्टार्टिंग वो जो फेज़ था 2023 से लेके। और हाँ इसके पीछे ये भी है कि 2023 से पहले मैं रोशन प्रिंस था। मैं रोश नहीं था। ROS विद द ट्रिपल H, ये रोश 2023 के बाद बना है। ओके तब मैं रोशन प्रिंस था पहले। और जब मैं नंबर्स गेन करने लगा थोड़े बहुत, तब मेरे को लगा कि नहीं यार, रोशन प्रिंस इज ऑलरेडी एक बंदा है, पंजाबी एक आर्टिस्ट है रोशन प्रिंस। तो रोशन प्रिंस नाम से मैं कभी वेरीफाई नहीं हो सकता था। वो नाम ड्रॉप करना पड़ा। और फिर जाके मैं अपने लिए एक नाम ढूंढ रहा था, बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। ये दिमाग में मेरे तब भी था, बहुत पहले से नाम ढूंढ रहा था, नाम नहीं मिल रहा था ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर 23 में जाके मेरे को अपना नाम मिला। फिर अपने आप को रीब्रांड किया। ये समझ लो वो बिल्कुल नई स्टार्ट थी मेरे लिए। रीब्रांड किया खुद को, नाम बदला, ईपी डाली, 30,000 स्ट्रीम्स आ गए। मैं तैयार था अब। मैं गानों के लिए तैयार था, बिल्कुल स्क्रैच से फैन बेस बना रहा था। पहला गाना डालता हूँ ईपी के बाद, मिडिल क्लास बॉय। ठीक है, 14 दिन हो गए। 14 दिन तक लगभग 700-800 व्यूज़ पड़े थे यूट्यूब पे। और इंस्टाग्राम पे मतलब मैं साइको के स्टूडियो पे ही था जब जिस रात को ये गाना वायरल होने वाला था। मैं रात को सो रहा हूँ आराम से बढ़िया से, नंबर्स गेन, सडनली इसकी जो रील पड़ी हुई थी इंस्टाग्राम पे, नंबर्स गेन करने इसने चालू कर दिए। मैं उस टाइम पे स्टूडियो पे, साइको भाई थे, चीरफाड़ था एंड सनकी वगैरह, मतलब ये सब थे। इनको बताना चालू किया, मैं कहा देखो ब्रो गेन कर रही है ये कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मैं घर जाके बैठा था आराम से, और मेरी कॉल पे एक दोस्त से बातचीत चल रही थी। इतनी देर में एक नोटिफिकेशन आती है। तो इस चीज़ को याद रखना, 14 दिन हो गए हैं, 700 व्यूज़ पड़े हैं, स्ट्रीम सॉर्ट ऑफ 100-200। इतने में नोटिफिकेशन आती है कि परमीश वर्मा शेयर्ड योर ट्रैक। अच्छा। परमीश भैया ने शेयर कर दिया मेरे लिए, आउट ऑफ द समझ लो ब्लू वाला स्टफ हो गया कि दोबारा से चीज़ें, नॉस्टैल्जिक थिंग रिपीट हो रही है। पहले रफ्तार भाई ने किया था, वो रैप थिंग थी। परमीश भैया को मैं फॉलो भी नहीं करता, जानता भी नहीं। परमीश भैया ने जाकर शेयर कर दिया। जाकर डीएम देखता हूँ, भाई डीएम में ब्लेसिंग्स दे रखे हैं भैया ने। और मतलब परमीश भैया इज़ वेरी पॉजिटिव, वो भाई तो बहुत ही पॉजिटिव थे। तो मैंने जाकर पूछा, मैं कहा भैया क्या अच्छा लगा ट्रैक में, लाइक उनको रिलेटिबिलिटी हिट कर गई, मिडिल क्लास पर ना। हाँ, वो भाई बहुत जिस जगह से आते हैं, जो स्टफ उन्होंने देखा हुआ है, वो उस लाइनों को रिलेट कर गए कि बहन की शादी है, बाप की गाड़ी और माँ जी के कंगन छोड़ाने हैं, यस आई एम मिडिल क्लास बॉय, पर मेरे पक्के निशाने हैं। तो उनको वो चीज़ हिट कर गई, तो दैट्स वाई उन्होंने शेयर किया। फिर वहाँ से सडनली एक रात में गाना हो गया, मतलब परमीश भैया की वजह से और एक्सपोजर मिला, नंबर्स उसने गेन करने चालू कर दिए थे। दैट्स वाई वो परमीश भैया तक पहुंची रील। फिर उस रात से ही वायरल हो गए। एक रात में लगभग
3-3.5 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। फिर वहाँ से फट गया गाना, स्ट्रीम्स पे बैंग ऑन चल रहा है। 1 हफ्ते के अंदर मैंने दूसरा गाना डाल दिया। ओके। मैंने कंसिस्टेंसी वहाँ से पकड़ी। 2024 मेरा इतना सुंदर गया, मैंने गाने रोके ही नहीं, चलने दिए। और फिर मैंने गाना रिलीज़ किया बड़ा बेटा, सेम थीम, समझ रहे हो कि वहाँ से मिडिल क्लास बॉय से मुझे मेरा पर्पस मिल गया। ठीक है, क्या हूँ, तब से मेरा ब्रांड टैग बन गया। एक आर्टिस्ट का टैग होता है ना कि इस चीज़ को दिमाग में सोचे तो क्या आता है। तो अभी भी अगर आप रोश को AI से पूछोगे कौन है, या फिर यूट्यूब गूगल करोगे, तो मेरा स्टाइल बताता है इमोशनल मेलोडिक। ओके, ठीक है। तो मैंने ये इमोशन को अपना ब्रांड बनाया है। तो मेरी टैगलाइन भी ये है कि आई एम द मोस्ट रिलेटेबल आर्टिस्ट यू हैव एवर हर्ड। तो मैं वो रिलेटेबल चीज़ें करता हूँ जो लोगों को टच कर जाती हैं। ओके। एंड अभी सो हाउ योर 2025 इज गोइंग ऑन? 2025 इज गोइंग ऑन लाइक, मेरे लिए तो ये ऐसा चल रहा है, बिल्कुल कछुए की तरह चल रहा है अभी तक, जो कि मैंने प्लान नहीं किया था। लेकिन कुछ चीज़ें टाइम के साथ समझ में आती हैं। जैसे कि आपके जो गाने हैं, आपकी आर्ट फॉर्म डिजर्व करती है थोड़ा सा रिस्पेक्ट। ठीक है, पहले जैसी चीज़ें अब नहीं है कि आप बस गाना डालो और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि नहीं भाई भगवान देख लेंगे, अब चला देंगे, वो खुद चलाना होगा, गाना चल जाएगा। नहीं ब्रो, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन योर सॉन्ग्स। तो मैंने सोचा हुआ था कि हर महीने एक गाना आ जाएगा। अभी तक सैडली 6ठा महीना निकल चुका है, मेरा सिर्फ एक गाना आया है इस साल। लेकिन जो बाकी अभी महीने गए हैं उनकी मैंने पेमेंट रोक रखी है। वो लगाएंगे हम नेक्स्ट वाले सॉन्ग में जो मेरा आने वाला है, उड़न खटोला। तो ये समझ लो, जो आर्ट मेरी हर आर्टिस्ट का एक आर्ट डिजर्व करता है ना, मैं वो डिजर्विंग अमाउंट बचा के रख रहा हूँ ताकि मैं उसके प्रमोशन में हर गाने को वो दे पाऊँ जो वो डिजर्व करता है। ओके। हर गाना सिर्फ 10 लोगों के लिए नहीं बना है, 10,000 लोगों के लिए नहीं बना है। सुना के देखो, क्या पता 11,000वें नंबर पे तुम्हें ऐसे आर्टिस्ट को हिट कर जाए। सपोज जैसे परमीश वर्मा को, भाई को वो हिट हुआ गाना, ऐसे और कानों तक पहुंचे तो गाना कितना बड़ा हो सकता है। सही बात। वो वहां पहुंच सकता है जहां वो डिजर्व करता है। फिर जब वो गाना वायरल हुआ था मेरा, मतलब लाइक मिडिल क्लास बॉय, तो ऐसा नहीं है सिर्फ शेयर पे रह गया था, वहां से काफी पर्सनल चीजें हुई मेरे साथ। परमीश भैया ने कई बार, मतलब लाइक 2 बार अपने शोज पे बुलाया मुझे, 3 बार बुलाया एक्चुअली। शोज पे बुलाया, ओपन करने का मौका दिया मुझे अपने लिए परमीश भैया ने। और उनके मैनेजर जो हैं उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत है। और मतलब कभी भी उन लोगों ने हाथ पीछे नहीं किया इस चीज़ को लेके कि इसमें टैलेंट है तो इसको आगे नहीं आने देते, नहीं। वो टॉप ऑफ द फूड चेन बैठे हैं। तुम में अगर कुछ दिखता है ना तो वो लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो उस गाने ने, मिडिल क्लास बॉय ने, मुझे मतलब लगभग बादशाह भाई के DM में पहुंचा दिया। ओके। बादशाह भाई का सामने से आया था। मैंने बादशाह भाई को सिंपली एक चीज़ पूछी, रील भेज के। मैंने रील भेजी मिडिल क्लास बॉय की। मैं कहा भैया आपने सुना ये गाना? पूरा इंडिया सुन रहा था उस टाइम पे। तो मैं कहा भैया आपने सुना क्या? भैया का DM पड़ा है, मैं स्क्रीनशॉट हो सका तो आप लगा देना। तो वहाँ पे लिखा आई लव दिस ट्रैक, आई लव दिस ट्रैक ब्रो, ये तो मैं सुनता हूँ, मतलब ये उन्होंने लिख के भेजा था। मैं कहा भाई मेरा हो गया। रफ्तार भाई ने हेडफोन्स भेज दिए थे पहले, तो उनका ऑलरेडी है मेरे साथ। बादशाह भैया वहाँ से मिल गए। इक्का भैया ने बहुत पहले मेरे को मतलब अप्रिशिएट कर रखा है। तो यहाँ से मतलब एक समझ रहे, माला पे रो रहा हूँ मैं पूरी माफिया मुंदीर की, जिनको देख के कभी शुरू हुए थे सब। बस हनी भैया रह गए हैं। तो होपफुली अगले गाने के साथ उड़न खटोला, हनी भैया आर यू सीइंग दिस? और बेसिकली देखा जाए तो आपको रिकग्निशन मिल रही है ना इन द कम्युनिटी, इन द देसी पॉप, यू आर गेटिंग दैट रिकग्निशन। मैं ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं जानते हैं। लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। और 8 ईयर लिस्ट के जो आर्टिस्ट हैं वो ऑब्वियसली मुझे जानते हैं। और सबके कमेंट्स वगैरह हैं, जैसे मेरी हाईलाइट्स पड़ी हुई हैं, वो हाईलाइट्स में मैं लाइक लगाता रहता हूँ जो बड़े आर्टिस्टों के साथ होता है मेरा। और अभी काफ़ी अच्छे नाम भी हैं जिनके साथ मेरे कोलैब्स वगैरह कुछ आने वाले हैं। ओके, सो हाउ वाज द कन्वर्सेशन? कैसा लगा? कन्वर्सेशन वाज रियली गुड मैन। कब पता ही नहीं चला हमने कब इतना मतलब टाइम निकल गया हमारा साथ में। कम से कम नहीं तो हमें 2-3 घंटे हो गया बैठे हुए। डैम मैन, 3